नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव। महागठबंधन पर फैसला जल्द। मुलायम सिंह यादव के तेवर नर्म। गोवा में एनसीपी के साथ नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन। राज्य प्रभारी दिग्विजय सिंह का ऐलान। 6 सीटों पर तालमेल की संभावना। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में नाराजगी। पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस बीएसपी से आने वालों को टिकट देने का विरोध। मणिपुर के चुनाव मैदान में पहली बार इरोम शर्मिला की पार्टी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को बनाया मुद्दा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। राज्य में पहले चरण में 15 जिलों में मतदान होना है। इन जिलों की 73 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही राज्य में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। पहले चरण में 2,59,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस चरण के लिए 14,514 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो चुका है। दोनों पार्टियों ने साफ साफ ये कहा है कि अगले 1-2 दिनों में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है और न ही इस बात को लेकर कि गठबंधन में और कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। Just confirming that the alliance between Samajwadi Party under the leadership of Mr. Akhilesh Singh and Congress Party is going to be there. हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना है कि वो अधिकतम सीट हासिल करने की कोशिश में है। We would like the maximum number of seats that we can get, but it is a matter of negotiation. And what is negotiation dependent could be 90 seats to 125 seats, 150 seats, I can't say. आरजेडी और जेडीयू ने भी इशारा किया है कि वो इस गठबंधन को समर्थन देंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाने को लेकर अटकलें चल रही थीं। बुधवार को इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। पंचानन, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, ऐलान तो नहीं लेकिन पुष्टि जरूर कर दी है कि गठबंधन तय हो चुका है। अब इसकी पुष्टि होनी यानी कि इसका औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन सीट बंटवारा, बाकी कौन सी पार्टियां होंगी, किस तरह का स्वरूप होगा गठबंधन का, इस पर क्या कुछ कयास लग रहे हैं फिलहाल ग्राउंड जीरो? जी हाँ दीपक, देखिए जैसा कि गुलाम नबी आजाद दिया गठबंधन होना है और अब औपचारिकता है इसका जो ऐलान होना है। सिर्फ हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के बाहर, जहां अंदर अभी काफी देर से मीटिंग चल रही थी। रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, किरणमय नंदा, इसके अलावा आज दिन में भी
जी। आज दिन भर सूची फाइनल की जाएगी और उसके बाद यह तय होगा कि महागठबंधन का स्वरूप कैसे होगा। उसके बाद हो सकता है कि कल सुबह दोपहर 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये ऐलान भी हो सकता है, मैनिफेस्टो भी कल ही जारी हो सकता है। तो ये अब कल तक का इंतजार है, लेकिन अब इस होगा कि किस तरह से सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करके, और जो एक चुनौती है बीजेपी हो चाहे वो मायावती ने जो कहा है मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए जो गठबंधन की जरूरत यहां पर पड़ रही है, वो एक बड़ी देखने वाली बात होगी। एक और बात है कि मुलायम सिंह यादव के जो तेवर है वो कुछ नर्म होते दिखे हैं, तो अब उनके लोग उत्तरघात की संभावना जिससे कि रोकी जा सके, तो ये सारी चीजें हैं, इनको एकोमोडेट करना होगा और ये कल तक का इंतजार है। कल इस पर एक बहुत बहुत अंतिम शुक्रिया वोट लग सकती है, लेकिन ये इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के आरोप में प्रदेश की जेलों में लंबे वक्त से बंद युवाओं की रिहाई उत्तर प्रदेश में फिर चुनावी मुद्दा बन गया है। लखनऊ में एक गैर सरकारी संस्था ने इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर आतंकवाद के आरोप में 10 साल जेल में रहकर बेगुनाह रिहा हुए आफ्ताब आलम अंसारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूपी की जेलों में बंद कैदियों के मामलों की जल्द सुनवाई और बेगुनाह लोगों की रिहाई की मांग दोहराई गई। इस मौके पर बेगुनाह दहशतगर्द नाम की एक किताब का भी विमोचन किया गया। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कई दिग्गजों ने नामांकन के पर्चे भरे। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। पंजाब में बुधवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पर्चा भरने के साथ ही मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह पहले से ही मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो लंबी सीट पर प्रकाश सिंह बादल को मात देना चाहते हैं। मैं इथों सियासी जीवन अपना शुरू किया और इथों ही खत्म करूंगा। मेरी लास्ट इलैक्शन है, उत्थे मैं ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, बस ਇੰਨਾ फर्क है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ने लुट लिया पंजाब, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ने तबाह करता पंजाब, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सबक सिखाना पो। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह को अकाली दल ने मैदान में उतारा है। जे सिंह ने भी मंगलवार को पर्चा भरने के साथ ही चुनावी टक्कर के लिए कमर बांध ली। साइकिल ते चलांगा, स्कूटर ते चलांगा, कार ते चलांगा, सब जगह जावांगा, गलियां कूचे जावांगा, लोगों नूं कहांगा काम करने वाले कैंडीडेट नूं वोट दिओ, बाकी जेड़ा महल च बैठा है उन्हों तकार मार के कढो। पंजाब में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब में कांग्रेस ने बची हुई 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इंदरबीर सिंह बोलारिया, मंजूर बंसल और संजीव तलवार को टिकट मिलने के साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 117 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लंबी सीट पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मैदान में हैं। इसके अलावा वो अपनी पारंपरिक पटियाला शहरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जलालाबाद सीट पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चुनौती दे रहे हैं, जबकि अमृतसर पूर्वी सीट पर कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में उतारा है। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार पंजाब पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने अमृतसर में पार्टी के पक्ष पर रोड शो किया। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पंजाब की बेहतरी के लिए कांग्रेस का हाथ थामा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि इस बार पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में जरूर कामयाब होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भारी जीत का दावा किया है। पंजाब में 5 जनसभाओं को संबोधित करते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बादल परिवार के खिलाफ SIT जांच टीम बैठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बादल परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहे विक्रम सिंह मजीठिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मजीठिया ने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया है और उनकी सरकार बनते ही 15 अप्रैल तक विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी। लोग आजादी की चैन की सांस ले सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया।
तो कैप्टन साहब ने लंबी से चुनाव लड़ने का इसलिए ऐलान किया है ताकि वो एंटी बादल जो वोट है, जो सारी जर्नैल सिंह को पड़ रही थी, उसको डिवाइड कर सके। कल एक अखबार के इंटरव्यू में भी कैप्टन साहब ने कहा है, भाई पटियाला से तो मैं जीतने जा रहा हूं और लंबी से मैं विरोध करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूती को देखते हुए विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशाल दहिया हमारे संवाददाता इस वक्त अमृतसर में हैं, उनका रुख करते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कुछ वक्त पहले तक आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सत्ता या तो आम आदमी पार्टी ही बनाने जा रही है या सत्ता बनाने में आम आदमी पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार होगा। लेकिन अब क्या रियलिटी नजर आ रही है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अब क्या समीकरण बन रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है या कुछ बातें अब मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं? देखिए, मुकाबला शुरू से ही त्रिकोणीय था दीपक, क्योंकि ये तीनों ऐसे पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन, के चुनाव के बाद के माहौल में, यानी कि नतीजे आने के बाद ऐसी कोई सूरत इन तीनों पार्टियों की जो विचारधारा है या इन तीनों पार्टियों के जो नेतृत्व है उसके चलते ऐसी कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही कि इन तीनों में से कोई किसी एक दूसरे का साथ देगा सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी कोशिश तीनों में से किसी की तरफ से चुनाव से पहले भी नहीं की जा रही है। और मुकाबला जहां चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, जब अनाउंसमेंट हुई थी चुनाव की, तब से त्रिकोणीय शुरू हुआ था और इस वक्त और थोड़ा सा दिलचस्प होता जा रहा है। जहां तक अलग अलग इन तीनों पार्टियों के ग्राफ की बात है कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है या किसको बढ़त मिलती दिख रही है, तो रोज जो इनके बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं वो, या फिर रोज जो इन पार्टियों की राजनीतिक रणनीति है उनमें जो बदलाव हो रहा है, उससे ये ग्राफ ऊपर नीचे जरूर हो रहा है। लेकिन जो मुद्दों के आधार पर जो राजनीति करना चाहते हैं इस वक्त, खासतौर पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया है और सीधे तौर पर जिस तरह जो रूलिंग फैमिली है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी की फर्स्ट फैमिली है, बादल, प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर बादल और सुखबीर बादल के हरसिमरत कौर बादल के भाई विक्रमजीत मजीठिया, इन सब पर बहुत ही सीधा और बहुत ही करारा निशाना आम आदमी पार्टी की तरफ से साधा जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी कई रैलियों में, जब हम परसों उनके साथ पूरे दिन रहे थे, उनकी रैलियों में उनसे बातचीत की थी, तो सीधे तौर पर ड्रग के मामले पर इन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसको दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बादल परिवार का दावा है कि 10 साल में उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है और इस विकास को अगर आगे ले जाना चाहती है पंजाब की जनता तो उन्हें दोबारा एक बार फिर से तीसरी बार सरकार में लाना होगा। लेकिन अब 15 से 18 दिन का समय बचा है। सभी पार्टियों ने अपने जो आखिरी पैतरे जिसे कहा जाता है, राजनीतिक पैतरे आखिरी, वो चलाने शुरू कर दिए हैं। उन अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है और जिसे कहा जाए बहुत ही तेज तरार बयान सभी की तरफ से आने भी शुरू हो गए हैं। तो अगले 15 दिन में और थोड़ा सा राजनीतिक पारा गर्म होगा, इससे पहले कि 4 फरवरी को लोग निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गोवा की। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राज्य के दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान किया है। इस तरह पार्टी ने एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर तालमेल की बात जरूर की है। कांग्रेस ने राज्य में 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक बाकी बची 6 सीटों पर पार्टी किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है। इसके लिए राज्य नेतृत्व से बात की जा रही है। इस पर कोई फैसला अंतिम अभी नहीं आया है। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार को वादों से पलटने वाली सरकार बताया। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट समेत कई नेता राज्य में रैली करेंगे। राज्य में पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी 23 जनवरी को जारी करने जा रही है। The NCP becomes very active when the elections come. Where was NCP during the last 4.5 years when Congress was fighting for the people of Goa on different issues?
आम आदमी पार्टी ने गोवा में फ्री सिंबल लिस्ट के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी प्रवक्ता दिलीप पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ सभाओं में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पार्टी की लीगल होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे चुनाव प्रचार में पार्टी को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही है। रोजाना ऐसी 2, 4, 10 घटनाएं हो रही हैं जिसमें स्थानीय प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और छटपटाहट स्पष्ट हो जाती है। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली सूची क्या आई, पार्टी के भीतर बगावत भी तेज हो गई है। गुस्साए समर्थकों ने आज प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो मतदान से पहले नाराज नेताओं को मना लेगी। देहरादून में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता। इन लोगों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि सालों तक पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों की अनदेखी की गई है। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया? आपने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं आपको दिखा जो आप जो है बाहर से आयात कर रहे हैं। हम इतने 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अपने बच्चों का पेट काट काट के पार्टी को सींच रहे हैं और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। अकेले देहरादून जिले की ही 3 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता बागियों को मना लेने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। जो उनकी सूची है ये पूरी तरीके से दल बदलू, भाजपा द्वारा ही आरोपित भ्रष्टाचारियों, कुछ पारिवारिक सूत्रों से भरी पड़ी। बीजेपी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 नेताओं के साथ ही कुछ के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। जहां कांग्रेस दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से मुश्किल में है, वहीं बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट को लेकर विरोध है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वाले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन चुनावों में जनता बागियों को कड़ा सबक सिखाएगी। हरीश रावत से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जनता का विश्वास प्राप्त करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने पिछले 2-2.5 सालों में काम किया है और जिस तरीके का नकारात्मक आचरण भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो ये दोनों को तुलनात्मक रूप में देख करके उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेगी। आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, उन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? इन्होंने आपदा का सवाल उठाया और आपदा का जिस भ्रष्टाचार का इन्होंने जिक्र किया, जिसको इन्होंने नारे में तब्दील किया कि जब से आया बहुगुणा भ्रष्टाचार बड़ा 100 गुणा, आज वो बहुगुणा जो है भाजपा के नेता है। जो आपकी पार्टी से एक बड़ा तबका, एक बहुत ज्यादा लोग अब बीजेपी में चले गए हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जनाधार भी कुछ कम होगा या पार्टी को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है? इससे पार्टी को नई ताकत मिली। इनके कारण हमको बहुत सारे चाहे अनचाहे समझौते करने पड़े थे। सरकार चलाना मुसीबत था। हर तरीके से अपना पाउंड ऑफ फ्लेश
वो हर चीज में खींचने की कोशिश करते थे और लोग देख रहे थे इस बात को, बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली कि ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता की वापसी की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं है। रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, बीसी खंडूड़ी समेत तमाम नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में मानकर चल रहे हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से बातचीत की। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी साहब। सर, उत्तराखंड में किस तरह के चुनावी मुद्दे आप देखते हैं जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, खासतौर पर तब जबकि सत्ता पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है? देखिए, उत्तराखंड देशभक्त लोगों का प्रदेश है। वहाँ हर परिवार में कोई न कोई वर्तमान या पूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक है। और हमारे केंद्र सरकार ने जब 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जो 43 साल से नहीं हुआ था, इस बार हुआ। आप जहाँ जाएंगे तो हर घर में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि मेरी तो 8,000 रुपये महीना पेंशन बढ़ गई। बीजेपी ने एक तरह से एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश की, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक फैसला दिया। देखिए, अगर ये काम जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो क्या सारी जनता सड़कों पर नहीं आ जाती? कितनी जनता सड़कों पर आई जब सरकार में से 10 लोग बाहर आए? उल्टे इन 10 लोगों का स्वागत हुआ। जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार थी, 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए वहाँ पर। क्या इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है या नेतृत्व कौन है, किसका नेतृत्व होने वाला? देखिए, ऐसा है कि हमने इतने प्रदेशों में चुनाव किए, हम जीते। कौन से प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री का फेस दिया? भाई एक काम करो, बीजेपी को लाओ और फिर सब लोग हमारे अयोग्य हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। और अब बात मणिपुर की। और मणिपुर में इरोम शर्मिला से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, उसे हम दिखाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें कि बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को धार्मिक व्यक्तित्वों से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राहुल गांधी ने 11 जनवरी 2017 को जनवेदना सम्मेलन में धार्मिक टिप्पणियां की थी। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया वो शुद्ध रूप से पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। और हमने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पे तत्काल, जहां पर एक तरफ ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनता है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। मणिपुर में इस बार इरोम शर्मिला की पार्टी पीपल्स रेसिस्टेंस एंड जस्टिस अलायंस भी चुनावी मैदान में उतर रही है। वो राज्य की राजनीति को नई दिशा देना चाहती हैं। साथ ही राज्य के जो बड़ा मुद्दा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, उसे हटाने की मांग उनका मुख्य चुनावी मुद्दा है। इरोम शर्मिला से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बातचीत की। मणिपुर की लौ महिला इरोम शर्मिला 16 साल तक भूख हड़ताल पर थी। इस विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं और वे खुद भी लड़ना चाहती हैं। आइए पूछते हैं इरोम शर्मिला से क्या है उनका एजेंडा। व्हाट इज योर एजेंडा फॉर दिस असेंबली इलेक्शन? Focus will be on repeal of AFSPA and as well as bringing right to justice to all. So why only AFSPA you want to put as your agenda? Known to the public is the hunger striker to repeal AFSPA for so long. As for me, I want to focus on AFSPA repeal, the draconian law in a democratic country. Do you plan to make an alliance with any other party or you want to fight the election alone? Left Party front consisting of around 7 different parties suggested
us to join them for a pre-poll alliance. It's also good for making the government. So how many candidates are you going to field in this election? For our party right now, only 6 candidates. Election requires lots of money and resources. Do you think that you can manage all those things? We want to come to see real democracy in the society. We really want to depend on people's support. So एरम शर्मिला को अभी तक चुनाव चिन्ह तो नहीं मिला है, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऐसा विल पावर है जिसके माध्यम से वे जनता को प्रभावित करना चाहती हैं। एरम शर्मिला के अंदर वो ताकत है जिसके उन्होंने दिखाया है, और इस बात में पूरे प्रमाण हैं कि एरम शर्मिला राजनीति में जो कदम रख रही हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन।